नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज़। इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपिका जोशी। संगीत हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसका हमारे जीवन पर कितना प्रभाव है ये सभी जानते हैं। वैसे अगर बात की जाए तो हम खुश हो या तनाव में हो, संगीत हमें हील करने की ताकत रखता अगर कहा जाए तो। और किसी भी गीत को संगीत एक अलग ही आयाम देता है और गीत में जान डालता है एक गायक। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एक गायक और आवाज़ का ऐसा ही जादू हमें देखने को मिल रहा है इंडियन आइडल सीजन 13 में। उसी के कुछ प्रतिभागी आज हमारे साथ खास मुलाकात में मौजूद है, तो आपको बिना देरी किए उनसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। स्वागत है रूपम आपका और स्वागत है प्रीतम आपका। आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले तो कि कैसे आपने इस जो फील्ड है इसे अपने करियर के रूप में चुना है और कैसे आप इस दिशा में आगे बढ़े हैं, शुरुआत कहाँ से की और जर्नी यहाँ तक कैसे पहुँची आपकी? सबसे पहले मैं सबको नमस्कार, सत श्री अकाल बोलना चाहूँगी। और जो मेरा म्यूज़िक का सफ़र रहा है, एक्चुअली मैं एक म्यूज़िकल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी पूरी फैमिली जो है, मेरे पापा वो तबला वादक हैं, मेरे मतलब पूरा परिवार ही मेरा म्यूज़िक में है, तो ये संगीत मुझे विरासत में मिला है। तो ये बस मेरी यही कोशिश है कि मुझे मेरा विरासत में मिला है संगीत, तो मैं उसे आगे लेके जाऊं और अच्छे तरीके से अच्छे लेवल पे उसको रिप्रेजेंट करूं, और बस यही मेरी एक इच्छा है। जी, आपसे जानना चाहेंगे प्रीतम, कहाँ से शुरुआत की आपने और कैसे चुना कि मुझे यहाँ तक पहुँचना और इसी दिशा में आगे बढ़ना है? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। और मेरा जो जर्नी है ये थोड़ा लंबा है जी। तो मेरा म्यूज़िक जर्नी शुरू हुआ जब मैं 5 साल का था तब से। तो फैमिली में सभी गाते बजाते हैं, जब छोटा था तभी से देख रहा हूँ सभी गाना बजाना करते हैं। तो मम्मी गाना सिखाती है, तो मम्मी जब मैं छोटा था तब मम्मी के पास ही पहले सीखा मैं गाना जी। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट बढ़ा क्लासिकल म्यूज़िक पे जी। तो मैं गया सीखने पंडित अमीर रंजन बंदोपाध्याय के पास कोलकाता में। उसके बाद मेरा कमर्शियल म्यूज़िक बोलते तो गज़ल में थोड़ा इंटरेस्ट था, तो उस्ताद सबीर खान साहब के पास, जो फर्रुखाबाद घराने के तबला वादक हैं, उनके पास गज़ल सीखने गया। उधर गज़ल सीखा और बंगाली सिंगर, कोलकाता के एमिनेंट सिंगर राघव चटर्जी, उनके फैमिली में सबके पास सीखा मैंने। तो जब छोटा था तब से अभी तक म्यूज़िक जर्नी मेरा थोड़ा लंबा है जी। तो बहुत सारे लोगों से सीखा और सभी से सीखता हूँ जी। जैसे जो कंटेस्टेंट है उन लोगों से भी और जो जजेस है उन लोगों से भी। तो मेरा जर्नी थोड़ा ऐसा है जी। यहाँ जानना चाहेंगे गायक बनने के लिए, चूँकि आपने बताया कि शुरुआत से ही आप इसी माहौल में रहे हैं, तो कहीं ना कहीं म्यूज़िक जो है आपकी रगों में बस चुका है। लेकिन जो इस माहौल में नहीं रहते लेकिन फिर भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, क्या क्या स्किल्स ज़रूरी है, क्या क्या सीखना चाहिए, क्या खासियत होती है गायक की? बहुत सारे ऐसे होते कि पहले से ही उनके अंदर म्यूजिक होता है। ये एक बात है कि जो सुर है ना, वो ऊपर वाले की देन है जी। ये मतलब उनकी रहमत ही होती है, वो किसको क्या दे देंगे आपको भी नहीं पता होता है। और भी स्किलफुल प्रॉपर म्यूजिशियन, प्रॉपर म्यूजिक जो करना चाहते हैं, सभी को मैं बोलना चाहता हूँ कि सीखना जरूरी है लाइफ में। सब चीज से सीखना जरूरी है। और जो बेस है जी, वो बेस बनाना चाहिए सभी को। बेस आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो सिंगर तो सभी बनते हैं, ऊपर वाला की दान है जी। सभी होते हैं, बट वो जो होता है ना, जो बोलते हैं कि खुद को जानकार है ये बंदा, ये बंदी जानकार है, निखारना खुद को, इसको ये जानता है कि कौन क्या डिलीवर कर रहा है ये जी। तो सीखना जरूरी है जी। आप शुरू से इस माहौल में रहे हैं और जिस तरीके से आपने बचपन से म्यूजिक सीखा है, इस माहौल में रहने के बाद जब आप इंडियन आइडल पहुंचे, यहाँ तक की जर्नी आपने बताई है, लेकिन कैसे इंडियन आइडल को चुना आपने और इंडियन आइडल ने आपको क्यों और कैसे चुना है? वाह वाह वाह। इंडियन आइडल जो है ना, वो हर एक का सपना है, हर एक का सपना होता है, कोई भी सिंगर है नहीं तो इंडियन आइडल के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इतना मतलब टफ कंपटीशन होता है, इतने सुरीले आर्टिस्ट होते हैं और उनमें जगह बनाना बहुत बड़ी बात होती है। और
उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, सच्ची बता रही हूँ। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि ये थोड़ा 2-3 ऑडिशन होगा, उसके बाद तो सिलेक्ट हो जाएंगे हम लोग, ऐसा नहीं अच्छा गा देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं मतलब होता है। हम लोगों को भी मालूम नहीं था कि ऐसा भी होता है, तो हम लोग भी प्रिपेयर्ड नहीं थे वैसे, बट गाने की दिख से बोले तो प्रिपेयर्ड थे। तो इधर जाने के बाद बहुत सारे ऑडिशंस होते हैं, मतलब आपकी हर एक एस्पेक्ट को देखा जाता है, परखा जाता है, सिर्फ सिंगिंग नहीं। सिंगिंग में तो आपको परफेक्ट होना ही होना है, आप कैसे परफॉर्म करते हैं, आपका स्टेज प्रेजेंस कैसा है, आप कैमरा कैसे फेस करते हैं, ये सब चीजें बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि सिर्फ सिंगिंग से ही हो जाता है, बट ये एक ऑडियो विजुअल थिंग है ना, तो दैट इज व्हाई आपका ओवरऑल सब स्टेज प्रेजेंस मायने रखता है। जी बिल्कुल। वैसे इससे पहले तक, जब तक इंडियन आइडल, अगर शुरुआत से बात करें सीजन 1 की, उससे पहले तक अगर बात की जाए तो गायक को सिर्फ प्लेबैक सिंगर के तौर पर ही जाना जाता था, उससे उसकी पहचान सिर्फ उसकी आवाज होती थी। लेकिन आज के समय में अगर बात की जाए तो इंडियन आइडल ने बिल्कुल प्लेटफॉर्म दिया है। इसको कैसे लेते हैं आप? ये चुनौती है या फिर आपको ऐसा लगता है कि अवसर है? ये देखिए, ये तो एक बहुत सुनहरा चीज है, क्योंकि आपको लोग आपके चेहरे से जानते हैं, आवाज से तो जानेंगे ही जानेंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा लोग आपको आपके चेहरे से भी जानेंगे, आपको पहचान मिलती है, प्रेजेंस है। एग्जैक्टली, आपको पहचान जो मिलती है वो एक अलग ही बात होती है। जी, बात करें अगर शो की, तो इस शो के बारे में बताएं, क्या इस शो में खास रहने वाला है? और अगर बात करें ऑडिशन से लेके अब तक आपने क्या देखा, क्या महसूस किया है इस शो को लेकर? ऑडिशन तो टीवी में जो आता है वो टीवी राउंड ऑडिशन एंड थिएटर राउंड ऑडिशन, उसके बावजूद बहुत सारे ऑडिशंस होते हैं। तो बहुत सारे लेवल्स क्लियर करने पड़ते हैं टीवी जजेस ऑडिशंस के लिए भी। तो वही बात की, जैसे प्रीतम ने बोला कि सबको लगता है कि सिर्फ एक ही ऑडिशन देना होता है या जैसा भी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे ऑडिशंस क्लियर करने पड़ते हैं, बहुत मुश्किल होता है ये सब जी, क्योंकि आपको हर एक लेवल उसी तरीके से 100% देना है हर बार, ताकि आप उस ऑडिशन तक पहुंच जाएं जो मेन ऑडिशन है। तो बहुत टफ होता है कंपटीशन इंडियन आइडल का, क्योंकि एक ऐसा वो लेवल बन गया है इसका कि आप आसानी से नहीं क्लियर कर सकते हैं। तो आपको आपकी जो पूरी जिंदगी की मेहनत है ना, वो हर एक लेवल में देनी पड़ती है 100%ली। जी, तो अब जब आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो इस कंपटीशन में बने रहने के लिए क्या कर रहे हैं और क्या कुछ सीखने मिल रहा है इस शो से आपको? इस कंपटीशन में बहुत, सबसे पहली बात, हम लोग जो कंटेस्टेंट है सब फ्रेंड है, बहुत अच्छा दोस्त है हम लोग, तो एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। ये एक अच्छी बात है कि होता है ना, कंपटीशन जब दिमाग में बैठ जाता है ये कंपटीशन है, तब क्या होता है कि सब सोचने लगते हैं कि नहीं, उसको ये नहीं बताते तो अच्छा होता है, एक कंपटीशन वाली वो भावना होती है। बट हम लोगों के अंदर वो नहीं है, हम एक दूसरे को ऐसे हेल्प करते हैं, और हम लोग कंपटीशन तो है ही, बट हम लोग एंजॉय करते हैं। सबसे हेल्दी कंपटीशन है। एग्जैक्टली जी, हम लोग म्यूजिक को एंजॉय करते हैं। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप न सिर्फ ट्रेनर से, न सिर्फ जजेस से सीख रहे हैं, बल्कि आप आपस में एक दूसरे से भी सीखते हैं, तो इस हिसाब से मुझे लगता है माहौल बहुत खुशनुमा रहता होगा उस सेट का। कैसा रहता है, क्या कुछ होता है वहाँ? हम लोग बहुत प्रैक्टिस करते हैं, सब लोग जो हमारे मेंटर्स हैं, गुरुज हैं, उनके साथ बैठते हैं बहुत देर तक, और इनफैक्ट हम सब लोग भी उसके बाद भी, तो बहुत सही लगता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यही चीजें हम चाहते थे, ऐसा ही हो। और सिर्फ म्यूजिक सीखने को नहीं मिलता इधर, एक्चुअली व्हाट इज लाइफ के बारे में घूमर लोग जो हमारे सर लोग हैं, तो हम लोगों को सब कुछ सिखाते हैं। वो सिर्फ म्यूजिक करने के लिए इधर आए हैं ऐसा कुछ नहीं है, लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, कैसा इंसान बनना है लाइफ में, सब कुछ सिखाते हैं। और इतना अच्छा दोस्ती हो गया ना सबके साथ, बहुत अच्छा माहौल है। अभी उम्र काफी कम है आप लोगों की, और आप काफी कड़ी चुनौतियों का अभी सामना कर रहे हैं। बात जजेस की करें अगर हम, तो वो किस तरीके से मदद करते हैं आप लोगों की, और क्या स्टेज फियर रहता है, क्या वो नर्वसनेस अब भी रहती है आप लोगों में? ऐसा होता है कि आप किसी भी स्टेज पे हो ना, तो आपको नर्वसनेस होती ही है, क्योंकि स्टेज एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे जाके आपको ऐसा लगता है अरे भाई बस इज्जत रह जाए, लाज रख ली स्टेज। तो जजेस तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, और जो चीज़ें हैं हमारी उनको और भी एनहांस करवाते हैं।
बड़ी बात यह है कि जो सेंटर स्टेज होता है ना, वो सबसे, स्टेज तो होता है सब जगह घूम सकते हैं, बट जो सेंटर स्टेज में आप जब जाके खड़े हुए ना, तब बहुत सारे लोग बोलते हैं ये ना, वो जो क्रिकेट में होता है ना, जो एक बॉल मिस कर देता है, बोलता है ए कैसे हुआ ये बॉल मिस कर दिया, वो ऐसा होता है कि हम लोग कुछ मिस कर दे तो लोग ऐसे बात करते हैं ये जगह मिस कर दिया, ये जगह ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है, कि उस स्टेज पे वो जो सेंटर स्टेज है ना, वो जो गोल एक मार्क होता है, जिधर जब आप खड़े होते हैं ना, उसके बाद मतलब कुछ भी हो जाए, माने ऐसा होता है कि बहुत डर लगता है, मतलब उसको कंट्रोल करना पड़ता है और आपको ऐसा सोचना पड़ता है कि नहीं, आई एम द बेस्ट। सही बात है, अपने आप को काम रखना पड़ता है, क्योंकि वो इतना बड़ा स्टेज है और इतनी मुश्किल से हम लोग अगर यहाँ तक पहुँचे हैं, तो वहाँ जाके कोई गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है। और डर क्यों नहीं लगेगा कि इतना सारा कैमरा आपके ऊपर है, सभी लोग आपको ही फोकस आप फोकस में है। सही बात है। तो आपके दिमाग में ये सब हर वक्त चलने लगेगा कि सभी मुझको ही देख रहे हैं, जो लोग हैं जो सुनेंगे मुझको, अगर एक भी गलती कर दी हमने, वो गलती जी। परफॉर्मेंस के पहले की आप अपनी बातें बता रहे हैं, लेकिन अगर परफॉर्मेंस के बाद जिस तरीके के कमेंट्स की बौछार आप पे होती है, जिस तरीके का प्यार दर्शक आप पे लुटाते हैं, जजेस आप पे लुटाते हैं, आपके साथी आप पे लुटाते हैं, उसके बाद कैसा महसूस करते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा अगर हमने मेहनत की है ना उस चीज़ की, उस चीज़ पे, पर्टिकुलर गाने पे या पूरे अपने परफॉर्मेंस पे, तो जब उसका हम लोग को वापस से अच्छा मतलब रिटर्न मिलता है, फीडबैक मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है और उससे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि अब अच्छा किया तो अगली बार इससे भी अच्छा करना है, तो ये चीज़ होती है। अभी तक हम आपको एक सिंगर के रूप में इंट्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन इससे पहले ऑडिशन में हमने देखा है कि आपको न सिर्फ सिंगिंग बल्कि कुकिंग का भी बहुत शौक है, शॉपिंग का भी बहुत शौक है, लेकिन अभी काफ़ी मेहनत करना पड़ रही है आपको। क्या अपने वो शौक पूरे कर पा रही हैं आप? मेरा जो मेन अभी फोकस है वो सिर्फ मेरी सिंगिंग पे है और कि अच्छा परफॉर्म करना है, और कभी कभी अगर टाइम मिलता है, इतना सा भी टाइम मिल जाए तो देखते हैं कि हाँ अगर कुछ होता है तो कर लेते हैं, लेकिन अभी सारा फोकस गाने पे ही है और परफॉर्मेंस पे है जी, तो बस यही चल रहा है। आपने जैसा बताया कि वहाँ सब दोस्त बन चुके हैं, सारे साथी प्रतिभागी जो है सब दोस्त बन चुके हैं, तो दोस्तों में कुछ अलग नाम भी होते हैं, जैसे ये सिर्फ रूपम नहीं होगी, आप सिर्फ प्रीतम नहीं होंगे, आपकी कुछ खासियत होगी जो आपके दोस्त पहचान चुके होंगे। वो क्या खासियत है, अगर हम रूपम के बारे में जानना चाहें? इसके बारे में, इसको हम वो रूपम ही बोलते हैं, बट इसको इसका जो आवाज है ना जी, वो थोड़ा डिफरेंट है, बहुत बेसफुल है, बहुत बेसफुल है। तो लड़का जैसे बोलता है, मुझे लड़का हम लोग ये बोलते हैं लड़का कहाँ से आ गया। इसको चिढ़ाते हैं ऐसे ही जी। और जो मेरा जो एक बात फैल गई है, सभी मुझको स्लीपी बॉय बोल के बुला रहे हैं सभी, अभी जो हुआ है स्लीपी बॉय प्रीतम रॉय, ऐसे ही बोलते हैं सब। तो ये प्रीतम, हाँ, तो मैं वो जो सभी ने देखा टीवी पे कि हम सो जाते हैं जिधर किधर भी, तो वो एक बात है कि नींद आते है तो क्या करें। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मेहनत में हम कहीं पीछे नहीं गए। यहाँ हम बात कर रहे हैं सीजन 13 की, सीजन 1 से लेकर सीजन 13 तक आप देखते हुए ही बड़े हुए हैं। बिल्कुल। क्या अंतर उस शो में और इस सीजन में आप लोगों को लगता है, अब तक जितने भी सीजन हुए हैं, और अगर आपके जो साथी प्रतिभागी हैं उनकी बात की जाए तो कौन सबसे मजबूत लगता है आपको? जो सीजन 10, 11 और जो 12 ने जो बेंचमार्क एक सेट कर दिया है जी, हम लोग को अभी उससे बहुत ज़्यादा मेहनत करना है ताकि हम लोग जो सीजन 13 है उसको सबसे टॉप पे रखें जी। तो उनसे बहुत कुछ सीखा, जो पिछले सीजन्स हैं सबको फॉलो किया है जी। तो हर एक का जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे वो परफॉर्म करते हैं, जिस तरीके से वो गाते हैं, वो चीज़ें उठाई अपने में लेके आए हैं और पूरी कोशिश है कि ये सीजन भी सुपरहिट होगा। ये सीजन में और एक चीज हो रहा है, द ड्रीम डेब्यू जी। ये बात तो मतलब किसी सीजन में आज तक इंडियन आइडल के अभी तक किसी भी सीजन में ऐसा नहीं हुआ है, और इंडियन आइडल सीजन 13 में ही ऐसा है कि द ड्रीम डेब्यू हम लोग के लिए जो लाया गया है ये कंसेप्ट, और क्या कमाल का कंसेप्ट है। और इस कंसेप्ट के बारे में अगर डिटेल में जानना चाहे तो, इस कंसेप्ट में ऐसा है कि हम लोग का
जो डेब्यू होगा, इंडियन आइडल में डेब्यू होगा ऑफ कोर्स, तो वो एकदम ग्रैंड तरीके से मतलब आएगा जी। इतने सारे सेलिब्रिटीज, स्टार्स जिनको अभी तक हम टीवी पे देखते थे और ऐसा एडमायर करते थे कि कभी हम इनसे मिलेंगे या उनसे मुलाकात होगा, तो उनके सामने परफॉर्म किया और उनसे इतना इतना अच्छा कमेंट्स मिला, तो ये आप जब देखेंगे तो बहुत अच्छा मजा आएगा, बहुत ग्रैंड नई चीज है जी। 1 और 2 अक्टूबर को जी। जिन सेलिब्रिटीज की आप बात कर रहे हैं उनमें से कई आप लोगों की इंस्पिरेशन भी होगी। अगर हम सिंगर्स की बात करें तो आपकी इंस्पिरेशन कौन है, और अगर आपके बारे में जानना चाहें तो खुद को कैसे क्लासिफाई करेंगे, आप किस जॉनर में आते हैं? मैं तो पसंद करता हूँ सब जॉनर में गाने की जी। तो कोशिश करता हूँ जी। और मेरा तो बेस जब छोटा था तभी से क्लासिकल के ऊपर ही था जी। और उसके बाद जब से कमर्शियल गाना स्टार्ट किया जी। वो एकदम बैठ गए अंदर, और कमर्शियल म्यूजिक भी करते हैं एक साथ, क्लासिकल कमर्शियल दोनों ही करना पसंद करते हैं, तो ये एक बात है। आपकी इंस्पिरेशन कौन रही और खुद को कहाँ पाते हैं, क्या जी, आपका जॉनर रहने वाला है? जो मेरा इंस्पिरेशन ऑफ कोर्स मेरे डैड है जी। और क्योंकि मैंने उन्हीं से सब कुछ सीखा है, जैसे वो मेहनत करते आए हैं और उनको दिख दिख हम बड़े हुए हैं, और उनकी वजह से मुझे ऐसा लगता है वो जैसा बोलते हैं कि एक आर्टिस्ट को वर्सेटाइल होना चाहिए जी। एकदम उसको हर एक तरीके का, हर एक जॉनर का गाना आना चाहिए, सीखना चाहिए, ताकि वो एक पर्टिकुलर जोन में नहीं रहे जी। तो मेरा भी यही कोशिश रहेगा कि मैं जो मेरा वर्सेटैलिटी है वो मैं इंडियन आइडल पे दिखा सकूं और अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकूं। सिंगर होने के नाते आप एक गीत की आत्मा होते हैं, उसको अपनी आवाज़ देते हैं और उसमें एक जान डालते हैं अपनी आवाज़ से, लेकिन आप लोगों के सामने चुनौती और ज़्यादा बढ़ जाती, क्योंकि आप अभी जिस स्टेज पर हैं वहाँ पर आप किसी और सिंगर के सॉन्ग को निभाने की कोशिश करते हैं, वो कितना टफ होता है? ये सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि पहले तो जो गाने की जो जान है मेन जी। उसको, जो उसके रूह है बेसिकली ना गाने की, उसको अपने अंदर उतारना पड़ता है, और ये भी होता है कि अपना भी रंग उसमें चाहिए कुछ अगर ऐड कर सकते तो ये तो बहुत मुश्किल होता है, टफ होता है जी। उस स्टेज में जाके वो निभाना उस गाने को, सही बात, उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर एक कुछ पर्टिकुलर सॉन्ग है, जैसे लता जी के जो गाने हैं लोगों के वो रोम रोम में बसे हैं, तो उसमें हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं जो बेसिकली क्लासिकल सिंगर होते हैं, वो क्या करते हैं, जो रेट्रो सॉन्ग्स हैं जो वो सब लोगों ने गा के गए हैं, तो वो सॉन्ग्स में भी ना थोड़ा बहुत कुछ अपना रंग डाल देते हैं, बट वो लोगों के कान में बैठा हुआ है वो गाना सब, वही तो वही चीज हो जाता है आम इंसान को भी, जिसको संगीत की बहुत ज्यादा समझ नहीं है जी एकदम। तो उस गाने को उस तरीके से निभाना ये बहुत सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि वो वही बात की रोम रोम में बसा होता है हर किसी के जी। तो उसको वैसे ही गाना और उसकी जो सोल है गाने की, उसको भी वैसे बरकरार रखना सबसे मुश्किल काम होता है, और स्टेज पे तो काम रहना बहुत मुश्किल होता है जी। बट करना है जी। अभी तक हमने आपको सिर्फ टीवी में सुना है, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक आपको लाइव सुन पाए इस चैनल के माध्यम से भी, तो हम चाहेंगे कुछ आप परफॉर्म करें। हाँ प्रीतम, तो क्या सुना है जो टीवी राउंड में जो गाए थे वो जो आपको पता है? ओके। आओगे जब तुम साजना, आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे,
बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। पनि सरे मामा गा गा सानी, निरे गरे निदा निरे नि मदा निधा, धनी रे पापा मदा निदा मामा गा, गमा धनी सा सानी पामा गा रे गा सा रे गा सानी, आंगना फूल खिले, पनि सरे गा सरे पापा मा, अंगना फूल खिलेंगे। मामा पनि सानी, मा पनि नी सा सा, रे पापा मामा गा गा। क्या वाह बात है, वाह, बहुत ही क्या बात बढ़िया। है, बहुत खूबसूरत। आपकी आवाज में भी कुछ हो जाए। श्योर श्योर श्योर, मैं भी गाऊंगी जो जजेस राउंड में गाया था। जी बिल्कुल। सी जोगी जोग मुखी मग्न माया घेरो થઈ ગયો શ્વેત કયામાં, मनन करे लीला एक अजना, रघुपति राघव राजा राम, राम लीला राम लीला राम लीला राम। हे राम चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लाभ में दुनिया का क्या काम। हे राम चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लाभ में दुनिया का क्या काम। इनका तो फंडा है सिंपल सा यार, गोली मारो दो बंगा, आंख मारो तो प्यार। राम चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के नाम में दुनिया का क्या काम। रख पॉकेट में घोड़ा, दे घोड़े को लगाम, राम चाहे लीला चाहे राम, राम चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के नाम में दुनिया का क्या काम। और जितनी सोलफुल आपकी आवाज़ है उतनी बेसफुल आपकी आवाज़ है। बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंसेस रही है आपकी, और यही कारण है आप इस मुकाम पर हैं। तो आप अभी हमारे साथ मौजूद थे प्रीतम और रूपम, जो इंडियन आइडल सीज़न 13 में हिस्सा ले रहे हैं और अपनी मेहनत से लगातार आगे बढ़ रहे हैं, जजेस पर और अपने दर्शकों के मन पर राज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आगे आपको मिलाएंगे और भी प्रतिभागियों से। तब तक के लिए देखते रहिए डिजियाना न्यूज़। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। अभी तक हम बात कर रहे थे इंडियन आइडल सीजन 13 के प्रतिभागी रूपम और प्रीतम से, और अब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं चिराग और सेजुती, जिनसे हम बात करेंगे इस सीज़न के बारे में, उनके करियर के बारे में, उनकी स्किल्स के बारे में, और जानेंगे क्या कुछ उनकी खासियत है। तो आपको फिर से मिलवाते हैं हम इंडियन आइडल सीज़न 13 के प्रतिभागियों से। चिराग, स्वागत है आपका, और सेजुती, स्वागत है आपका। मैं चाहूँगी आप दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं, अपनी जर्नी के बारे में बताएं, और इंडियन आइडल तक आप कैसे पहुँचे हैं, कैसे जुड़े हैं इससे। सबसे पहले तो सबको मेरी तरफ से प्रणाम, और जो नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।
मैं हूँ शेजुती, मैं कोलकाता से हूँ और मेरा जो जर्नी रहा है बहुत स्पेशल रहा है जर्नी, क्योंकि ये जर्नी के पीछे बहुत मेहनत है, मेरे मम्मी पापा का बहुत सैक्रिफाइसेस हैं, तो ये बहुत मेरे लिए बहुत स्पेशल है जर्नी। जैसे मेरा जर्नी शुरू होता है कैसे मेरा जर्नी, मैं जब छोटी सी थी तब मैं पहले डांस सीखती थी, मैं म्यूज़िक में भी नहीं थी क्योंकि मेरे छोटे बुआ डांस सीखते थे, तो उन्होंने डांस में मुझे भर्ती करवाया था। तो उसके बाद डांस टीचर के शादी होने के बाद और कोई था नहीं घर पे, और मेरे घर पे कोई भी म्यूज़िक से नहीं है जी। लेकिन मेरे जो अम्मा थे, मतलब ग्रैंड मदर थे, उनको म्यूज़िक बहुत पसंद था, उनको सीखने का बहुत मन था, लेकिन फिनेंशियल कंडीशन के उनके टाइम पे तो वो नहीं सीख पाए थे। और मेरे मम्मी पापा को भी बहुत म्यूज़िक से बहुत प्यार है, रेडियो में सुनते रहते थे किशोर कुमार जी का गाना, लता जी का गाना, तो मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ। तो उसके बाद जब डांस छूट गया तो मेरे बड़ी बुआ ने बोला इसको म्यूज़िक में डाल दो, क्योंकि इसका आवाज़ भी अच्छा है, तो आई गेस अच्छा लगेगा इसका आवाज़। तो मैंने 1 साल रविंद्र संगीत सीखा हमारे वहाँ पे एक टीचर के पास, नीता मैम के पास। फिर मेरे अंकल ने मुझे पंडित अजय चक्रवर्ती जी का एक कोलकाता में इंस्टीट्यूट है श्रुति नंदन करके, वहाँ पे मैंने सीखा और वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। और जब मैंने पहली बार लता जी को, आशा जी को एंड श्रेया घोषाल मैम का गाना सुना, तब मैंने खुद को मैनिफेस्ट किया था कि मुझे भी एक से प्लेबैक करना है, कि जो दूसरे एक्टर्स हैं उनके लिए मुझे गाना है, कि ऐसा लगे कि मैं गा रही हूँ लेकिन वो एक्टर गा रहे हैं। तो तब से वो एक दिल में वो था, ख्वाहिश था कि मैं इंडियन आइडल में जाऊंगी, क्योंकि बचपन से देखती आ रही हूँ इंडियन आइडल, और इतना बड़ा मंच दिया है सोनी टीवी ने इतने आर्टिस्ट के लिए, सब आर्टिस्ट के लिए, तो बहुत बड़ा चीज़ है ये। तो उस वैसे ही स्टार्ट हुआ। फिर मैं मुंबई में आई 3 साल पहले। मुंबई में आके मैंने खुद से ही कोशिश किया कि प्लेबैक के लिए, तो मुझे भी सोनी टीवी ने भी मुझे मौका दिया। यशोमती मैया का नंदा लाला जो शो चल रहा है वहाँ पे मैंने गाया है कुछ सॉन्ग्स, एंड तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग है जी। चिराग, आपसे पूछें तो क्या बताएंगे अपनी जर्नी के बारे में, कैसे पहुँचे हैं और कैसे जुड़े हैं इंडियन आइडल से? सबसे पहले मेरी तरफ से एक प्यार भरा नमस्कार सबको। और ये जर्नी जो शुरू हुई थी वो क्लास 3 से शुरू हुई थी। मैं बहुत छोटा था तब, और एक एनुअल डे में मुझे एक ग्रुप सॉन्ग के लिए रखा था जी। तो वहाँ से तब मुझे मतलब कोई जानता भी नहीं था कि मतलब मैं गा सकता हूँ, और मुझे खुद नहीं पता कि मैं गा सकता हूँ। बस ऐसे ही साथ में एनुअल डे में कभी नाचना गाना वैसे ही करके रख देते थे। बट मेरी बहन थी, उसने मेरे अंदर वो टैलेंट देखा था कि ये गा सकता है, क्योंकि वो भी गाती थी पहले जी। तो उसने जो है एक शो में पार्टिसिपेट किया था, तो उनके जो मेंटर थे तो उसको मेरा मतलब नाम उनको दिया था, मेरा नाम। तो वहाँ से वो शुरू हुआ, क्योंकि उन्होंने मेरा गाना सुना तो उन्होंने मुझे गाने अलॉट किए, और मतलब कोइंसिडेंटली मेरा गाना जो है इतना अच्छा हो कि मुझे उस शो का विनर बना दिया, और मेरी बहन सेकंड हो गई थी जी। तो वहाँ से एक सीज़न हुआ, फिर उसके बाद एक और सीज़न हुआ, उसका भी मैं विनर रहा। तो वहाँ से वो एक मतलब मुझे एक पाथ मिल गया कि हाँ मैं थोड़ा अच्छा गा लेता हूँ। एक्चुअली मैं सबसे पूछता था जैसे अच्छा गाना क्या होता है जी। अपनी बहन से पूछता था। तो हमारी जो मैम थी जिनके पास हमारे स्कूल में बहुत पहले एक मैम रहती थी, तो उन्होंने बताया कि अच्छा गाना आपको खुद पता लगता है कि आप अच्छा गा रहे हो। तो बचपन थी, उतनी सोच नहीं थी। तो फिर वहाँ से करते करते मैंने फर्स्ट ऑडिशन जो दिया था, मैं बहुत देर से ऑडिशन देते आ रहा हूँ। तो जम्मू से, हम बहुत छोटे एक गाँव है हमारा भदरवा जी, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, तो वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो वहाँ पर इतने शोज़ होते नहीं हैं, ये कुछ शोज़ होते हैं, तो उसमें मेरा थोड़ा सा नाम हुआ था। तो उसके कारण फर्स्ट टाइम जम्मू कश्मीर में इंडियन आइडल जूनियर्स के ऑडिशन हुए थे जी। तो वहाँ से मेरा नाम जो है, मेरे मेंटर जो थे जिन्होंने वो शो ऑर्गेनाइज़ किया था, परवाना जी, तो उन्होंने जो है मेरा नाम उनके लिए दिया था ऑडिशंस के लिए। तो सब गाने, मुझे गाने की कुछ नहीं पता था कि कौन से गाने गाने चाहिए ऑडिशंस में। गाने मैंने बहुत कम, किसी एक आध सिंगर्स का मैंने सुने थे, बट उन्होंने मुझे गाने, वो सॉन्ग लिस्ट, वो सब चीज़ उन्होंने मुझे बना कर दी थी जी। तो उन्होंने मुझे उस ऑडिशन तक पहुँचाया, उस ऑडिशन तक तैयार करवाया। फिर मैं वहाँ से जाता, हालांकि मैंने कुछ नहीं सीखा था, सिर्फ मैं सिंपल गाने गाता था, कुछ बेसिक कुछ भी नहीं आता था मेरे को। बट किसी तरह कुछ करते करते कुछ लेवल्स पार किए, बट उस हद तक नहीं कर पाया। मैं कुछ राउंड तक गया, उसके बाद मैं वापस आ गया था जी। तो जब मैंने वो देखा कि वो कमी कहाँ पे आ रही है मेरे, मतलब क्या चीज़ वो ऐसी रह गई मेरे अंदर जो इसी कारण मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। तो मेरी गायकी में थोड़ी कमी थी उस टाइम पे, जो मैंने मतलब अपने आप में जानी।
तो वहाँ से मेरी बहन ने ही मुझे वो पापा को बोला था कि इसको जो है सिखाओ जी। तो फिर वहाँ से कुदरती मेरे को, जब मेरा स्कूल चेंज हुआ था, क्लास 5 में था, क्लास 6 में गया, तो CBSE में मेरे स्कूल में ही मुझे टीचर मिल गए जो मेरे गुरुजी थे। तो उन्होंने मुझे क्लासिकल स्कूल में भी सिखाना, और जब मैं उनके पास क्लासेस जाता था वहाँ पर भी, तो साथ साथ सीखता गया, ऑडिशंस देता गया। अब मैंने हर ऑडिशन दिए, इंडियन आइडल का हर ऑडिशन, क्योंकि मुझे इंडियन आइडल जो बहुत अच्छा मुझे लगता था, बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, तो मुझे एक अंदर से भी बहुत ज़्यादा पसंद था इंडियन आइडल। तो हर ऑडिशन दिया, कभी कुछ लेवल तक गया, फिर मतलब हमेशा ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ वो लेवल। तो मैं पिछले कई सीजन से ट्राई कर रहा था, तो एक आध हर साल वो कुछ सीखता गया, कुछ आगे बढ़ता गया, तो ऐसे जैसे जर्नी यहाँ तक पहुँच पाया हूँ मैं। आज मैं सीजन 13 में हूँ, तो वो सब मेरे गुरुजी, मेरे पेरेंट्स, मेरी दीदी, उनके कारण। जी, तो जैसा कि आपने बताया, उस हिसाब से सिर्फ सिंगर होने के लिए अच्छी आवाज़ ज़रूरी नहीं है, उसके अलावा भी और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एक गायक में होना चाहिए। कौन कौन से ऐसी स्किल्स होती है जो एक सिंगर में होना चाहिए, और कैसे खुद में वो स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं? जी हाँ, पहले तो जब मैं बचपन में मतलब छोटा था, तो गाना तो देखिए गाना सब गा लेते हैं, तो लेकिन मेरे अंदर एक बोलते कमी थी, मैं कैमरा फेस नहीं कर पाता था, थोड़ा डरता था उस चीज़ से कि कैमरा आ गया तो कैसे बिहेव करना है उसके आगे। थोड़ा नर्वस हो जाता था कैमरा देखकर, तो वो गाने पे भी असर करता है। बिल्कुल। और अभी तो पहले क्या होता है कि कुछ राउंड होते हैं, हमें वो कुछ इंटरव्यू जब हमसे भी करते हैं तो वैसे ही चलता है, बट जब आप मेन स्टेज पे जाते हो तो वहाँ पे कैमरा भी होते हैं और जजेस भी होते हैं, तो वो डबल नर्वसनेस होती है, तो वो जब उनको फेस करते हैं तो वो सब चीज़ भूल जाती है, इवन गाना भी इतने नर्वस हो जाते हैं, गाना भूल जाता है, कुछ भी हो जाता है। तो वो कुछ चीज़ें होती हैं, वो आपकी परफॉर्मेंस को बहुत हैम्पर करती हैं। तो वो मैंने पहले तो मैं बहुत डरता था पहले, क्योंकि इतने बड़े जजेस वो गुणी लोग हैं, उनके सामने गलती करना बहुत गुनाह ही होता है। तो जब उनके सामने गाता था मैं, तो मेरे को एक डर आता था कि यार मैं अच्छा गा पाऊंगा, अच्छा नहीं, अच्छा स्टेज को ऐसे देखना है, अरे नहीं सर को ऐसे देख, कुछ मतलब अपने गाने को अच्छा गा रहा हूँ नहीं, वो बहुत चीज़ें आती हैं दिमाग में उस टाइम पे, क्योंकि वो शो ही ऐसा है, वो मंच ही ऐसा है। तो वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मैंने जो है वो कवर अप की, ओवरकम किया उस चीज़ को। कैमरे को मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ किए, उसके बाद मेरे फादर ने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने काफ़ी इंटरव्यूज़ करवाए थे मेरे, तो वहाँ से कुछ चीज़ें वहाँ से गई। और मेरी गायकी में भी कमी थी, तो मैं सीख रहा था साथ साथ में, तो वो साथ साथ जैसे जैसे सीखता जा रहा था, वो कमियाँ आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही थी, और रियाज चलता रहा, तो मतलब वैसे करते करते मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। अभी भी बहुत कमियाँ होंगी, आहिस्ता आहिस्ता दिखेंगी, तो उसको भी ओवरकम करना है और बढ़ना है और अच्छा बनना है सिंगिंग में। रियाज की बात कही है यहाँ पर चिराग ने, रियाज को कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं और कितना रियाज आप करते हैं। और चूंकि इससे पहले जब हम बात कर रहे थे रूपम से और प्रीतम से, तब उस वक्त उन्होंने कहा कि वो बचपन से ही उस माहौल में रहे हैं, आप लोगों के लिए बिल्कुल डिफरेंट रहा है, वो माहौल नहीं मिला है, आपको बाहर सीखना पड़ा है। रियाज इसमें कितनी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है, और जब आप फिर कंपेयर करते हैं तो उस माहौल में और इस माहौल में आप खुद को कहाँ पाते हैं? रियाज तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जैसे बचपन से नहीं सीखा, लेकिन जब मैंने श्रुति नंदन ज्वाइन किया तब से मैं 12 साल की उम्र की थी मैं, तब से मैं रियाज करते जा रही हूँ, और कंटिन्यूअसली मैंने अभी तक मुझे रियाज करना पड़ता है, क्योंकि एक सिंगर के लिए उसका गला ही सब कुछ है, क्योंकि उसका गला ही उसका भगवान है, सब कुछ है। तो उसको अच्छा करने के लिए और अभी के टाइम के हिसाब से जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से खुद को ढालने के लिए रियाज बहुत इम्पॉर्टेंट है, और बेसिक जो लर्निंग है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए हमारे लाइफ में गुरु बहुत मैटर करते हैं, कि एक बहुत अच्छा गुरु मिलना भी बहुत एक ब्लेसिंग की तरह होता है, क्योंकि अच्छे गुरु बहुत लोगों को नहीं मिल पाते, बहुत अच्छे से सीख नहीं पाते। तो इस मामले में मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे मम्मी पापा भी मुझे गाना सुनाते थे, सजेस्ट करते थे, और मेरे गुरुजी पंडित अजय चक्रवर्ती, वो भी मुझे बहुत अच्छे से उन्होंने गाइड किया है जी। तो हर चीज़ हम लोगों ने सीखा है अभी तक जो जर्नी रहा है, उसमें से जो हम लोग कंटेस्टेंट है ना, आपस में बहुत ज़्यादा हम लोगों ने एक दूसरे से सीखा है, क्योंकि इस बार के जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं ना, हर एक जॉनर के कंटेस्टेंट थे, और दुनिया के हर एक मतलब इंडिया के हर एक कोने से आए थे, तो हर एक में अलग अलग कुछ नए नए बात था। तो हम लोगों को काफ़ी टाइम मिला स्पेंड करने के लिए, तो हम लोगों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा, तो अभी भी सीख ही रहे, और बहुत मैटर करता है रियाज। गले की बात की आपने, गला भगवान होता है एक सिंगर के लिए, सब कुछ होता है, कैसे ख्याल रखते हैं, क्या ध्यान रखना पड़ता है एक सिंगर को अपनी आवाज़ का जादू बरकरार रखने के लिए? गले के लिए पहले तो मतलब बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि ठंड ना लगे, क्योंकि ये जो शो चल रहा है ना, इसमें अगर एक बार ठंड लग गया, आपका गला बैठ गया है, तो आप गाना अच्छे से नहीं डिलीवर कर पाओगे। तो इतने गुणी महारथी जन होते हैं, उनके सामने एक मिस्टेक मतलब
ख़त्म, मतलब कोई भी मिस्टेक की गुंजाइश नहीं होना चाहिए, ऐसा होता है। तो हमको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। इवन हमको जो लोग हमको देखते हैं, जो संभालते हैं हमको, तो वो भी बहुत गाइड करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं कि हम लोग कोई उल्टा पुल्टा जो गले को हानि कर सकता है वैसा कुछ ना पिए। जैसे चाय कॉफ़ी बंद है हमारा अभी तो फिलहाल। तो जैसे कोई खट्टा चीज़ हो गया, ज़्यादा खट्टा चीज़, जैसे नींबू हो गया या फिर अचार हो गया, ये सब बंद रखना। ठंडा चीज़ बंद रखना, आइसक्रीम, और ज़्यादा ऑयली फूड भी अच्छा नहीं होता है गले के लिए। ज़्यादा सरसों का तेल भी अच्छा नहीं होता है गले के लिए। तो ये सब चीज़ें खाते हैं, नॉट मतलब ऐसा नहीं कि एकदम नहीं खाते, बट कम खाते हैं, कम परिमाण में खाते हैं। तो सीखे ऐसे ही जी। आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि आपने जिस तरीके से अब तक सीखा है और यहाँ आकर काफ़ी सारी कुछ नई चीज़ें आपको पता चल रही है, कहा जा सकता है इसको कैसे देखते हैं? इंडियन आइडल न सिर्फ आपका करियर बनाने में आपकी हेल्प करेगा, न सिर्फ आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है, बल्कि क्या आपको और भी दूसरी चीज़ें सीखने को मिल रही है? क्योंकि आप दुनियादारी में अब आए हैं और ये सारी चीज़ें करियर के रूप में जब आप बाहर निकले हैं करियर चूज़ करने के लिए, तो क्या कुछ वहाँ पर सीखने मिल रहा है आपको? देखिए, सिंगिंग वाइज तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हर जॉनर के गाने गा रहे हैं यहाँ पे। कुछ चीज़ें किसी में बहुत अच्छी है और लाइफ मतलब इनकी एक इंस्पिरेशन भी है। कुछ बच्चे उनकी लाइफ देख के जो जिस बैकग्राउंड से वो आए हैं, तो उनको देखकर भी बहुत कुछ मोटिवेटेड फील होता है कि यार ये लोग भी कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। और बाकी लोग जो हमें देखते हैं तो उन लोगों को भी वो ट्राई करना चाहिए कि कैसे कैसे कहाँ से उठ के लोग यहाँ तक पहुँच रहे हैं। कितनी लाइनें लगी थी ऑडिशंस में, लोग कितने, अगर 6 बजे रात तक वो मतलब सोते ही नहीं। और दिन ऐसा जब ऑडिशन शुरू होता है उसके पहले ही 3-4 बजे सोते नहीं है, सुबह 3 बजे वो लोग मतलब आ जाते हैं ऑडिशन देने। तो ये सब बिल्कुल एक दिन पहले बैठ जाते हैं, तो वहाँ पर खाना पीना सब छोड़ के वहीं पे बैठे हुए हैं जी। तो वो सब चीज़ें फेस करके जब आते हैं, हम लोगों ने भी की है, और साथ साथ उनकी जो स्टोरीज होती हैं, कैसे कैसे उनके माँ बाप ने या हमारे माँ बाप ने बहुत स्ट्रगल किया, तो वो एक इंस्पिरेशन, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है सिंगिंग के अपार्ट जी। और सिंगिंग देखिए, यहाँ पर इंडियन आइडल ऐसा मंच है कि यहाँ पर जो आता है वो एक पहले तो सिंगर तो अच्छा होना चाहिए और एक बहुत अच्छा बंदा, मतलब एक पर्सनालिटी, इंसान भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो वो दोनों कॉम्बो को तभी यहाँ पर और आगे भी जी, अगर आपने लाइफ में भी कुछ अच्छा करना है तो वो दोनों चीजें होनी चाहिए, तब जाके आप बहुत सक्सेसफुल बनते हो। तो वो दोनों चीजें हैं, वो हमें दिखती है इन कंटेस्टेंट में जो यहाँ पर हैं, और जो निकले ऐसी बात नहीं वो बुरे नहीं है, बट वो भी वैसे ही थे। तो ये सब चीजें हमने सीखी है उनसे जी। साथियों की बात कर रहे हैं यहाँ पर और उनसे इंस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। इससे पहले जब हम बात कर रहे हैं तो ये बताया गया था कि वहाँ पर माहौल काफ़ी अच्छा रहता है, सब एक दूसरे के दोस्त बन चुके हैं, एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखने ही मिलता है। आपसे जानना चाहती हूँ सेट का माहौल कैसा रहता है, और जैसा कि मैंने उन लोगों से भी पूछा था, सबकी अपनी अपनी एक पहचान है, चूँकि दोस्त बन चुके हैं तो कुछ नया नाम मिला हो? नाम देखिए ऐसा तो है कि थोड़ा नाम तो नहीं, मतलब चॉकलेट बॉय, लवर बॉय, थोड़ा ऐसे है, थोड़ा कभी कभी मेरा सामान भी गुम हो गया था तो उसके कारण भी थोड़ा चढ़ाते हैं कि तू क्या ध्यान कहाँ था तेरा, लड़कियों में ध्यान था और सामान चोरी कर लिया, तो ऐसा था। बाकी ये कुछ नाम है ऐसे बोलते हैं, थोड़ा छेड़ते हैं ऐसे कि मतलब अरे बेसिकली मेरा ऐसा है कि मेरे को किसी को देख के अट्रैक्शन हुई थी उस टाइम पे, बट वो ऑडिशन से निकल गई थी, ऐसा था। तो थोड़ा उसका दुख भी था, खुशी भी थी उस टाइम मैंने जब परफॉर्म किया था, तो ऐसा था, चल रहा था मेरे को। तो ये मेरे को चॉकलेट बॉय ऐसा बोलते हैं सर जी। और आपको मौका मिलता है तो आप सबको क्या बोलते हैं? देखिए मुझे काफ़ी सारे कंटेस्टेंट्स हैं, तो उनके अपने अपनी जो उनकी स्टोरी है, जो उनकी जो भी वो बेचारे जहाँ से भी आए, तो हम लोग ऐसे चढ़ाते नहीं है, बट कभी कभार ऐसा हो जाता है मजाक मस्ती में कि कुछ मजाक कर दिया। उनका नाम ऐसे सबके नहीं रखे हमने, मतलब पर्सनालिटी वाइज जो कुछ मजाकियाँ हैं, कुछ बस ऐसा रखा है, ऐसे किसी के सेपरेटली नाम नहीं रखे हमने। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे सेजुती, जिस तरह का माहौल बता रहे हैं, सब दोस्त है वहाँ पर और सेट पर बहुत खुशनुमा माहौल रहता है, लेकिन अगर बात करें जजेस की, उनसे कैसे सीखने मिल रहा है? जो मेंटर्स है, जो ट्रेनर्स हैं, वो आपको क्या कुछ सिखा रहे हैं? चूँकि जैसा कि अभी बताया था चिराग ने, और जैसा आपने भी बताया कि वहाँ पर जाते हैं स्टेज पर नर्वसनेस रहती, उसको कैसे दूर करते हैं? क्या कुछ सीखने मिल रहा है आपको वहाँ? हमारे जो सबसे पहले ग्रूमर्स हैं, मैं उनके बारे में बताना चाहूँगी, नीरज सर, मंगल सर और जयदीप सर। और ये तीनों मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट हमको मिले हैं, क्योंकि वो लोग दिन रात मेहनत करते हैं हमारे ऊपर। हमारा छोटी से छोटी चीज़ जो भी गलती होती है वो लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसको सुधारने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं उसके लिए हम लोगों को वो लोग सजेस्ट करते हैं। और जब भी हम लोगों का, जैसे हमारा अभी द ड्रीम डेब्यू आने वाला है, तो उसके लिए हमने बहुत मेहनत किया है, तो उसका जो सॉन्ग है हमारा,
तो अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी, सबको देखना जी, पड़ेगा इसके जी। लिए सोनी टीवी पे रात को 8 बजे, दिस 1 अक्टूबर एंड 2 अक्टूबर। तो जो हम लोगों ने गाना गाया है ना, उसके लिए हर एक चीज़ परफेक्ट होना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इतने सारे सेलिब्रिटीज़ आए हैं द ड्रीम डेब्यू पे, तो उसके सामने एक भी गलती मतलब सबका नाक कट जाएगा, तो उसके लिए इतना परफेक्शन होना इम्पोर्टेंट था। तो हमने पूरा जी जान लगा के बहुत मेहनत किया है, और नीरज सर, मंगल सर और जयदीप सर ने हर एक चीज़ हमको बताया है कि कैसे गाने को फील किया जाता है, कैसे गाने को मुड़की में कुछ वेरिएशन भी लो तो ऐसा स्मूथ तरीके से आए, ताकि उस सामने वाले को लगे नहीं कि कुछ तुमने एक्स्ट्रा कर दिया है गाने को। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और रही जजेस की बात, जजेस तो हमारे हैं ही सबसे बेस्ट, विशाल सर है, नेहा मैम है और हिमेश सर है। तो तीनों ही बहुत मोटिवेट करते हैं, और वो लोग एक ही चीज़ बोलते हैं कि जो भी गाना है ना दिल से गाओ, मतलब तुम अगर स्टेज पे उठ रहे हो ना, तुम यही सोचो कि तुम सबसे बेस्ट हो, तुम्हारे सामने हम हैं, ये सब मत सोचो कि तुम्हारे सामने इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, ये सब मत ध्यान दो, खाली तुम अपना गाना है ना एकदम अच्छे से गाओ, तो देखना सबके दिल तक वो पहुंचेगा। वो सबसे बड़ी बात है कि ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना कुछ भी गाने के साथ। और इसमें एक बात म्यूजिशियंस की, जो हमारे म्यूजिशियंस साथ हो जाते हैं वो भी बहुत मेहनत करते हैं, मतलब ये इन सब की मेहनत ही है जो हमें मतलब इतना अच्छा साउंड करवाती है, और इनके बिना हम कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। टीम वर्क तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो ये इंडियन आइडल अभी पिछले सीजन से जो 10, 11, 12, 13 ये सब चल रहे हैं, तो अभी 13 तो बहुत सुपर होने वाला है। अभी हमारा ड्रीम डेब्यू है, तो उसके बारे में बताऊंगा। बट जो तीनों जो भी सीजन रहे हैं, ये उन्हीं एफर्ट के कारण जो इन लोग दिन रात मेहनत करते हैं, खाली हमारे पीछे, और पूरी टीम जो भी है, द कंटेंट टीम सब जो है, वो उनकी मेहनत है जो हमें इतना अच्छा ये शो चल रहा है जी। और अभी जो इन्होंने एक नया कंसेप्ट लाया था ड्रीम डेब्यू, तो ये मतलब एक ये कभी नहीं हुआ वैसा डेब्यू किसी का भी, और ये बिल्कुल जैसे आईफा बहुत बड़े अवार्ड्स होते हैं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल सेम वैसा कंसेप्ट है, वैसा ही फील हुआ था हमको कि हम लोग ऐसा कोई सेलिब्रिटी है कोई, मतलब वैसा ही ट्रीट किया गया था हमको कि हम लोग बहुत ज्यादा मतलब कोई मतलब बड़े सेलिब्रिटी है, और सब हमको सुनने आ रहे इतने सारे। असल में इंडियन आइडल सीजन 13 चूंकि इंडियन आइडल की भारतीय दर्शकों के बीच में, सिर्फ भारत में नहीं बाहर भी बहुत पॉपुलरिटी है, तो आप उस शो में आ रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आप सेलिब्रिटी असल में बन चुके हैं, विनर आप चाहे सब नहीं बन सकते, लेकिन सेलिब्रिटी आप बन चुके हैं और अपने आप में विनर है, चूंकि आप उस शो में आ रहे हैं, ये सबसे खास बात है उस चीज़ की। लेकिन ड्रीम डेब्यू की आप बात कर रहे थे, सेलिब्रिटीज़ की आप बात कर रहे थे, और जैसा आपने बताया था कि आपका ड्रीम रहा है कि उन सेलिब्रिटीज़ को अपनी आवाज़ देना, है ना। प्लेबैक सिंगर जब तक पहले तक, जब तक इंडियन आइडल नहीं आया था, उसके पहले तक गायक की पहचान सिर्फ उसकी आवाज़ से होती थी। अब आप सिर्फ उन चेहरों को आवाज़ नहीं देगी, बल्कि आपका अपना चेहरा भी सबके बीच में पहचाना जाएगा आपकी आवाज़ के कारण। इसको कैसे देखते हैं आप? इसको मतलब ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है किसी भी आर्टिस्ट के लिए था, क्योंकि पिछले टाइम पे क्या होता था, लता जी, आशा जी के टाइम पे सिर्फ उनके आवाज़ के बेसिस पे उनको जाना जाता था। उस टाइम पे इतना सोशल मीडिया या ये सब नहीं था। तो अभी इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ गए हैं हमारे पास, सोशल मीडिया आ गया है, तो उसके लिए टीवी है, रेडियो है, सब कुछ है, न्यूज़ चैनल्स है, उसके थ्रू हम लोग आर्टिस्ट को अपने चेहरे के थ्रू हम लोग पहचानते हैं। तो इसको इंडियन आइडल हमको इतना अच्छा मौका दे रहा है कि हमारा एक अलग पहचान बनेगा पूरी दुनिया के सामने कि हम लोग यहाँ से है और हमारा जर्नी ये है और हमने इतना मेहनत करके ये जगह कमाया है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और ये सबसे द ड्रीम डेब्यू पे जो हमारा जो थीम था, उसमें जो जैसे आपने बोला कि सबने बहुत एंजॉय किया। सबसे इम्पोर्टेंट, परफॉर्म करते वक्त सबने बहुत एंजॉय किया, और जो भी सेलिब्रिटीज़ आए थे उनको हम लोग बचपन से देखते हैं, और हम लोग मतलब उनके सामने गाना हम लोग बचपन में कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इतने बड़े बड़े लोग आए थे कि ड्रीम कम ट्रू सच में किसी भी आर्टिस्ट के लिए। मतलब अभी तक इंडियन आइडल में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इतने सारे आर्टिस्ट एक साथ एक ही मंच पे मतलब वो है, और इतने हम लोगों को एक इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला
तो इसके लिए आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे भगवान ने मौका दिया, मेरे मम्मी पापा के आशीर्वाद से मुझे ये मौका मिला जी। अपार्ट फ्रॉम सिंगर्स वहाँ पे एक्टर्स भी आए थे हमारे, रश्मिका जी भी आए थे, जी। तो उनके साथ हमने मतलब बहुत मस्ती हुआ है, मस्ती गाने भी हुआ है, मस्ती भी हुआ है जी। तो अगर आप देखोगे फर्स्ट एंड सेकंड को तो आपको पता लगेगा, हमने हुक स्टेप भी किया है उनका एक जी। तो मतलब बहुत मतलब हमारे लिए अमेजिंग मोमेंट था वो क्योंकि वो फर्स्ट टाइम हुआ है ना हमारे साथ, मतलब हमारे साथ, मतलब बहुत खुशकिस्मत है हम सारे। बहुत जी। बात करें ड्रीम डेब्यू की, यहाँ पे आपने बात की है सॉन्ग सिलेक्शन, जैसा आपने बताया था कि आप अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ आपसे जानना चाहेंगे गाने, चूँकि आप उस मुकाम पर हैं अभी कि आप अभी दूसरे सिंगर्स के गाने गाते हैं, उसको निभाना आपको कितना मुश्किल लगता है? क्योंकि वो गाने जो है उनकी आवाज़ उस गाने की पहचान है और उसी के थ्रू वो जो श्रोता है उनके मन में बसे हुए हैं, उसको निभाना कितना मुश्किल लगता है आपको? देखिए हाँ, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो हम गाने गाते हैं, बिल्कुल अब जैसे हम रफ़ी साहब का गाना गा रहे हैं, किशोर दा का गाना गा रहे हैं, तो उनका क्या है कि वो लोग इतने सुने, उनकी एक लेगेसी बरकरार है, आगे हम लोग, हमारे भी जो आगे जनरेशन आएगी वो सब इतना उन्होंने वो छाप छोड़ गए हैं कि मतलब वो आगे चलती जाएगी, हमें वो बरकरार है, तो वो बिल्कुल थिन लाइन पे होता है कि मतलब हम वो निभा पाएंगे कि नहीं, वो हम सिर्फ निभा सकते हैं, हम उनसे ज़्यादा अच्छा कभी नहीं जा सकते। कभी मतलब ऐसा सोचने की भी बड़ी बात है क्योंकि वो उनकी एक छाप जी बन गई है लोगों में, तो वो बहुत मुश्किल होता है, बस उनको निभा सकते हैं। और आज के सिंगर्स में ये क्योंकि अब लोगों में वो बन गया है कि मतलब हम वो जब एम्बाइब कर लेते हैं लोग कि एक गाना जैसे सुन लिया तो उनकी आवाज़ उनको ज़्यादा पसंद है, तो उसमें अपना एक मुकाम बनाना या उसका अपनी पहचान बनाना वो बहुत बड़ी बात है, मुश्किल भी है, बट अब हम कोशिश करेंगे कि मतलब ऐसा कर सकें, हम कोशिश करते हैं, अगर उनको अच्छा लगता है, जैसे हम अभी जो हमें गाने अलॉट किए गए हैं तो हमें हमारे जॉनर के हिसाब से जो हम बेस्ट कर सकते हैं वैसा मिलता है हमें, जिसमें हम बेस्ट हैं। आगे जाके कुछ थीम्स होती हैं, काफी चैलेंजेस होंगे, चैलेंजेस होते हैं बहुत शो में, तो उसके लिए वो बहुत एक्साइटिंग चैलेंजेस होते हैं, तो उसमें अपने आपको प्रूव करना है, तभी जाके वो पहचान बन पाएगी जी। तो ऐसा रहता है जी। हम चाहेंगे अब हमारे दर्शकों के लिए कुछ सुनाए, कुछ परफॉर्म करें जी। पहले संजीति करेगी ओके। जैसे मैंने ऑडिशन राउंड पे थोड़े बदमाश गाया था और सबने बहुत प्यार दिया उस गाने को, तो मैं उसका ही थोड़ा सा थोड़े बदमाश हो तुम, थोड़े नादान हो तुम, थोड़े बदमाश हो तुम, थोड़े नादान हो तुम, हम अगर ये सच है हमारी जान हो तुम, थोड़े मेरी सांसों की झनकार हो तुम, मेरा सोला सिंगार हो तुम, मेरी आँखों का इंतजार हो तुम, मेरा ईमान मेरी शान मेरा मान हो तुम, थोड़े बेईमान हो तुम, थोड़े शैतान हो तुम, हाँ थोड़े बेईमान हो तुम, थोड़े शैतान हो तुम। वाह, आपसे सुनना चाहेंगे चिराग? तो मैंने ऑडिशन में जो गाया था, फर्स्ट ऑडिशन में वो 14वीं का चांद था, तो चौदहवीं का चांद हो या आफ़ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो,
14वीं का चाँद हो, जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो, 14वीं का चाँद हो या आफ़ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, 14वीं का चाँद हो। बहुत ही अच्छा गा रहे हैं और यही कारण है कि आप जजेस की और श्रोताओं के मन पर राज कर रहे हैं, यही कारण है मुझे लगता है। हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों के लिए कोई मैसेज दें। देखिए, मैं दर्शकों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपना पैशन उसको फॉलो कीजिए प्लीज़। अगर आप गाते हैं तो एटलीस्ट प्लीज़ उसको सीखिए अच्छे से, और ऐसे मंच में ट्राई कीजिए। भले ही देखिए बहुत स्टोरीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत इंस्पिरेशन है, तो उनको उनसे सीखिए और प्लीज़ अपने पैशन को फॉलो कीजिए, मैं यही कहूँगा। और प्लीज़ देखना ना भूलें हमारा इंडियन आइडल 13 दिस सैटरडे और संडे 8 बजे हमारा टीम डेब्यू। फिर साथ आने का बहाना है, मौसम म्यूजिक आना है। जी, तो हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। तो ये हमारे साथ जुड़े थे संजुति और चिराग, जिनसे हमने बात की इंडियन आइडल सीज़न 13 के बारे में। आप भी देखना न भूलें हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे सोनी टीवी पर, और अपना प्यार इन सभी पर लुटाते रहे। डिजियाना न्यूज़ पर खबरें लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।